Hello students, I am Ajay Karmarkar. Before starting video, I would like to tell you something. Please sit with copy pen. If you find somewhere important, pause the video, note it and proceed on. If you find somewhere difficulty, then please write in comment box. I will definitely solve your problem. And along with, please like, share and subscribe my channel that can reach more and more students. Thank you once again. चलिए इस वीडियो में हम यहां से शुरुआत करते हैं एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली एन इंडक्टर, यानी कि आपको इनपुट दिया हुआ है एसी का और इसमें इंडक्टर कॉइल लगी हुई है। ईएमएफ इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, यह हमारी इक्वेशन है एसी के लिए। अब जैसा कि आपने ईएमआई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पढ़ा है कि जब किसी प्राइमरी कॉइल में जब करंट प्रोड्यूस करते हैं तब सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ जनरेट होता है। ईएमएफ जनरेट होता है और इसका एग्जिस्टेंस उस समय तक होता है जब तक कि प्राइमरी कॉइल में करंट प्रोड्यूस होता रहे। जैसे ही इसमें सप्लाई बंद हो जाएगी उसका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा और उतनी ही क्वांटिटी में होता है। अब यहां पर क्या हुआ, यहां पर आपको एसी इनपुट दिया हुआ है और उसी समय इसमें ईएमएफ जनरेट होता है। तब उस समय इसमें भी फ्लक्स चेंज होते हैं और उतना ही ईएमएफ इसमें भी जनरेट होता है और इसकी वैल्यू होती है माइनस एल डी आई बाय डी टी। ये माइनस इसलिए है कि ये इसका अपोज करता है और इसकी डायरेक्शन इस तरफ होती है, लेकिन इस ईएमएफ की एसी की डायरेक्शन इस तरफ होती है, यानी कि ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस। माइनस इसलिए कि इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन को एक करने के लिए माइनस करना पड़ेगा, माइनस एल डी आई बाय डी टी। फिर से एक बार समझ लीजिए कि माइनस यहां पर क्यों लगाया गया है। ये माइनस इसलिए लगाया गया है कि ये दोनों इक्वल करना है, इसकी डायरेक्शन करना है, तो ये ईएमएफ किसके बराबर होगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में ये इसकी वैल्यू बराबर हो जाएगी। तो ईएमएफ इक्वल टू माइनस माइनस प्लस एल डी आई बाय डी टी। ओके, तो अब क्या हो जाएगा, ईएमएफ अपॉन एल डी आई बाय डी टी, या फिर इसको रीअरेंज करके डी आई बाय डी टी इज इक्वल टू ईएमएफ अपॉन एल। डी आई बाय डी टी इज इक्वल टू ईएमएफ की वैल्यू ई नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन एल, ये एल यहां। अब यहां पर इसको क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे dt को साइन ओमेगा टी dt और इंटीग्रेट कर देंगे दोनों तरफ। तो ये हो जाएगा आई ई नॉट अपॉन एल, साइन ओमेगा टी को का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस ओमेगा टी एंड ये ओमेगा नीचे आ जाएगा कोएफिशिएंट, राइट। तो अब यहां पर हमारी ट्रिग्नोमेट्री आ जाएगी। अब ट्रिग्नोमेट्री का जो फार्मूला है साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा एंड कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, इस प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा माइनस ओमेगा को हम बाहर ले लेते हैं, तो कॉस को हम लिख सकते हैं साइन, 90 को लिख सकते हैं पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी, राइट। और एक और प्रॉपर्टी होती है साइन माइनस थीटा कैन बी रिटन एज माइनस साइन थीटा। तो इस माइनस को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, साइन और ये माइनस पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी, उसको रीअरेंज करके साइन माइनस पाई बाय 2 और प्लस ओमेगा टी, तो उसको ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। ओके, तो यहां पर I इज इक्वल टू, इसको हम कुछ कंसीडर कर लेते हैं, आई नॉट
ई नॉट ओमेगा एल। ठीक है, तो हमने यहां पर आई नॉट लिख दिया है, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। अब ये हमारी जो इनिशियल इक्वेशन थी ईएमएफ की, इससे कंपेयर करते हैं। इससे कंपेयर करते हैं तो अपने क्या क्या रिजल्ट सामने आते हैं कि ये भी साइन में है, ये भी साइन में है, मतलब इसका बिहेवियर एक जैसा है, दोनों साइनोसॉइडल है, राइट। लेकिन दोनों में फर्क क्या है कि यहाँ ओमेगा टी है और ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 है, मतलब इंडक्टर कॉइल में करंट जो होता है वो 90 डिग्री पीछे चलता है। ठीक है, इसको हम यहां से समझ लेते हैं। ये है आपका इंडक्टर कॉइल वाला सर्किट VL और ये है आपका VRI। तो ये 90 डिग्री पीछे चल रहा है करंट। ओके, अब यहां पर ये जो I नॉट है इक्वल टू ई नॉट ओमेगा एल। अब इसको आगे लेके चलते हैं ताकि इसमें रेजिस्टेंस समझ में आ जाए कि कौन सा रेजिस्टेंस लगता है। ओमेगा एल इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन आई नॉट। ओमिक करंट जैसा ही V अपॉन आई क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। लेकिन इस रेजिस्टेंस का नाम इसमें दूसरा है, क्योंकि इसमें दूसरी डिवाइस, इसमें रेजिस्टेंस नहीं है, इसमें इंडक्टर कॉइल है, इसीलिए इसका नाम है XL। सबस्क्रिप्ट में लिखते हैं XL इक्वल टू ओमेगा एल। इंडक्टिव रिएक्टेंस इसका नाम है और इसकी यूनिट जो है वो ओम ही है। चलिए और आगे देखते हैं इसमें। अब इसमें क्या होता है, XL इज इक्वल टू ओमेगा को लिख सकते हैं 2 पाई और फ्रीक्वेंसी, और यहां पर जो होगा L। अब यहां पर क्या होता है, XL 2 पाई और L ये कांस्टेंट वैल्यू है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। अब यहां पर आप सोच रहे हो फ्रीक्वेंसी की यहाँ जरूरत क्या है और फ्रीक्वेंसी से हम कौन से कंक्लूजन निकाल रहे हैं। तो देखिए, फ्रीक्वेंसी होती है हमेशा, फ्रीक्वेंसी किसमें होती है, फ्रीक्वेंसी हमेशा अल्टरनेटिंग करंट में होती है, क्योंकि उसमें वेव फॉर्म बनता है और डीसी में नहीं बनता है। तो डीसी में नहीं बनता है तो उसका कारण क्या है, उसमें फ्रीक्वेंसी आपकी जीरो होती है, उसमें फ्रीक्वेंसी आपकी जीरो होती है। तो इसीलिए फ्रीक्वेंसी जीरो होती है तो उस वक्त क्या हो जाएगा, आपका एक्सएल भी जीरो हो जाएगा। और एक्सएल जीरो हो जाएगा मतलब वहां पर आपका जो रेजिस्टेंस है जिसको हम बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस वो जीरो हो गया। तो उस वक्त वहां पर डीसी में, डीसी सप्लाई में इंडक्टर कॉइल से करंट सप्लाई हो जाता है, लेकिन एसी में सप्लाई नहीं होता। एसी में सप्लाई क्यों नहीं होता, क्योंकि वहां फ्रीक्वेंसी जीरो नहीं होती है। ठीक है, तो उसमें हीटिंग इफेक्ट चालू हो जाता है इंडक्टर कॉइल लगा दे तो यहां तक मेरे ख्याल से आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। एक बार फिर से समझ लीजिए कि एक्सएल इक्वल प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी जीरो किस में होती है, डायरेक्ट करंट में होती है। तो डायरेक्ट करंट में फ्रीक्वेंसी जीरो होने की वजह से आपका एक्सएल भी जीरो हो जाता है, मतलब रेजिस्टेंस जीरो के बराबर हो जाता है। और रेजिस्टेंस जीरो के बराबर हो जाएगा मतलब उसमें करंट पूरा परफेक्ट जाएगा। तो यहाँ पर डीसी में तो सप्लाई हो जाता है, लेकिन एसी में सप्लाई नहीं होता है, और एसी में सप्लाई भी होता है तो क्या हो जाएगा, उसमें हीटिंग इफेक्ट ज्यादा होने लग जाता है। चलिए, तो अब हम पढ़ते हैं एसी सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर एंड रेजिस्टेंस। तो यहां पर हमारा इनपुट एसी है और यहां पर कैपेसिटर और ये रेजिस्टेंस, इसको डिनोटेड किया गया सी से और इसको आर से। इसका जनरल वही फार्मूला E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब हमने अभी जो पिछले सर्किट्स में स्टडी की थी कि कैपेसिटर ऑलवेज करंट से, मतलब कैपेसिटर में करंट जो होता है वो लीडिंग होता है 90 डिग्री से।
पोटेंशियल से, ठीक है। तो पोटेंशियल इसका है Vc और रेजिस्टेंस में ओमिक करंट होता है, मतलब पोटेंशियल और करंट दोनों साथ साथ चलते हैं, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी ये आपका हो गया VR। तो जो इनका रिजल्टेंट है, इनका रिजल्टेंट कहीं यहां होगा और इसमें हम फाई मान लेते हैं इसका एंगल। बाद में ये फाई हमें काम आएगा पावर फैक्टर के लिए, तो इसीलिए हमने यहां पर इसको फाई से डिनोटेट किया है। अब इसका रिजल्टेंट V, तो V क्या होगा, V इक्वल टू VC स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर। VC यानी कि I और इसका रेजिस्टेंस XC। ध्यान रखिए ये रेजिस्टेंस को बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और यहां पर तो ऑलरेडी रेजिस्टेंस है ही, I स्क्वायर एंड टेकन आउट फ्रॉम द रूट बिकम I, और अंदर क्या बचेगा XC का स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, और V बाय I इज इक्वल टू रूट XC का स्क्वायर और R का स्क्वायर। यहाँ V बाय I वापस से क्या हो जाएगा, V बाय I रेजिस्टेंस हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखिए कि इसमें अल्टरनेटिंग करंट में हर एक डिवाइस के रेजिस्टेंस के अलग अलग नाम है। जैसे रेजिस्टेंस जनरली इसका तो नाम रेजिस्टेंस है ही, और कैपेसिटर के रेजिस्टेंस को हम बोलते हैं XC, जिसको बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, XL जिसको बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, और यहां पर दो दो डिवाइसेस की वजह से जो दो या दो से ज्यादा रेजिस्टेंस को हम बोलते हैं इंपीडेंस, जिसे हम Z से इंडिकेट करेंगे, Z, राइट। तो ये हो गया आपका XC स्क्वायर प्लस RC, ये हो गया इंपीडेंस, ओके। और यहां पर आपका जो 10 फाई है वो क्या हो जाएगा, 10 फाई हो जाएगा VC अपॉन VR, यानी कि 10 फाई इज इक्वल टू VC जो है वो I XC अपॉन R को IR लिखेंगे, कैंसिल, 10 फाई इज इक्वल टू XC कैन बी रिटन एज 1 अपॉन ओमेगा C, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन ओमेगा C R, ओके। तो ये हो गया फेज एंगल हो गया। चलिए अब अगला सर्किट जो है एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस। तो अब इसमें क्या होगा, ये इंडक्टेंस कॉइल है, इसे L से डिनोटेट करते हैं, और यहां पर रेजिस्टेंस, और वही इनपुट यहां पर AC है, E इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी। जैसा कि अभी हमने पहले ये पढ़ लिया है कि इंडक्टेंस कॉइल में पोटेंशियल 90 डिग्री से आगे चलता है करंट के, ठीक है ना, और ये रेजिस्टेंस है VR। इसको याद करने के लिए एक और अच्छा तरीका है, ऐसा टी बना लीजिए, एग्जाम में कभी भी अगर आया तो आपको याद करना और समझना एकदम आसान होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो यहाँ पर तीनों डिवाइसेस बना लीजिए, रेजिस्टेंस, यहाँ पर कैपेसिटर, और यहाँ पर आपकी इंडक्टर कॉइल। ये L हुआ, ये C हुआ, और ये R हुआ। तो यहाँ पर इसकी वजह से जो पोटेंशियल होगा VL होगा, इसकी वजह से जो पोटेंशियल होगा वो VC होगा, और इसकी वजह से जो पोटेंशियल होगा उसका नाम VR दे देते हैं। अब यहाँ पर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब I, ये वाला जो डायग्राम है ना, ये पूरी इंफॉर्मेशन दे देगा आपको, पूरे इतने जितने भी सर्किट हैं ये पूरे सर्किट का आपको नॉलेज दे देगा कि इसमें कौन आगे चल रहा है कौन पीछे चल रहा है। देखिए यहाँ पर VL 90 डिग्री आगे चल रहा है, ये देखिए VL है ना, और करंट जो है वो पीछे चल रहा है 90 डिग्री से, और यहाँ पर देखिए पोटेंशियल 90 डिग्री से पीछे चल रहा है कैपेसिटर में, करंट आगे चल रहा है, और इसमें दोनों साथ साथ चल रहे हैं। तो ये वाला जो डायग्राम आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस डायग्राम का हमने केवल ऊपर वाला पोर्शन हमने यहाँ लिया हुआ है। तो यहाँ देखिए इसका जो रिजल्टेंट है वो यहाँ बनेगा,
और सेम टू सेम वैसा की वैसा ही रिजल्टेंट V निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? VL² VR², इनकी वैल्यू I, इसका रेजिस्टेंस XL जिसको हम इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं, और यहाँ पर IR²। तो यहाँ से I² टेकन आउट फ्रॉम द रूट देन बिकम I, और अंदर क्या हो जाएगा? XL² R²। तो यहाँ पर V/I इज इक्वल टू रूट XL² एंड R²। वैसे ही V/L यहाँ पर एक रेजिस्टेंस हो जाएगा, लेकिन इस रेजिस्टेंस का नाम है इम्पीडेंस, डिनोटेड बाय Z, Z इक्वल टू रूट XL² प्लस R²। और वैसे ही इसमें भी हम फाई निकाल लेते हैं। तो कितना हो जाएगा? 10 फाई इज इक्वल टू VL अपॉन VR, IXL अपॉन IR। तो 10 फाई I से कैंसिल, XL अपॉन R, और XL को लिखते हैं ओमेगा L अपॉन R, और ओमेगा 2 पाई फ्रीक्वेंसी L/R। ओके, तो ये हमारा फेज एंगल के लिए वैल्यू आ जाएगी। और अगला जो सर्किट है, एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर एंड कैपेसिटर। तो जैसा कि हमने अभी ये देखा था कि जो हमारे रफ आइडिया जो हमें मिलता है, इस प्रकार का टी मिलता है। ये VL है, ये VR है, और ये VC है। इस बार हमने इसको डॉटेड बना लिया, मतलब ये एग्जिस्ट नहीं है, VR नहीं है इसमें। इसमें केवल आपकी इंडक्टर कॉइल है और इसमें कैपेसिटर है। ठीक है, तो अभी इसको फिलहाल तो हम इसको हटा देते हैं। तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा? ये तो बहुत ही आसान है ना? इन दोनों का रिजल्टेंट जो VL, तो ऑब्वियसली VL इज ग्रेटर देन VC, क्योंकि ये देखो 90 डिग्री करंट पहले ही ये करंट से पीछे चल रहा था और ये उससे आगे चल रहा है, मतलब 180 डिग्री, कुल मिलाकर के 180 डिग्री का डिफरेंस है इसमें। ठीक है ना? तो यहां पर इसका जो रिजल्टेंट है VL माइनस VC, VL माइनस VC, तो इनकी डायरेक्ट वैल्यू रख दीजिए, IXL IXC, V/I और XL माइनस XC, और ये आपका इम्पीडेंस XL माइनस XC। एक मजेदार बात ये है इसमें, क्या इंटरेस्टिंग है कि जनरली आप लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था कि रेजिस्टेंस नेवर जीरो, रेजिस्टेंस कभी जीरो हो ही नहीं सकता। लेकिन हम कुछ ऐसा काम कर सकते हैं, ऐसी डिवाइस बना सकते हैं जिसमें रेजिस्टेंस जीरो हो जाए, तो ये तरीका है। अब इस तरीके से अपन XL और XC को तो इक्वल कर सकते हैं, उनकी वैल्यू तो ला सकते हैं। हमने जीरो नहीं किया, लेकिन उनकी वैल्यू इक्वल करने से दोनों माइनस करेंगे तो Z आपका जीरो हो जाएगा, मतलब इंपीडेंस जीरो हो जाएगा, है ना? तो उस केस में हम यहाँ ऐसा कर सकते हैं, इसीलिए हम बहुत सारे डिवाइसेस में कैपेसिटर और इंडक्टर लगाते हैं। अब यहाँ पर जनरली ट्रांसफार्मर में ऐसा करते हैं कि जिसमें जो आपकी जो वेव है साइनोसॉइडल चलती रहे, इसमें इंपीडेंस, मतलब इसमें जो यहाँ डैम्प्ड ऑसिलेशन जो होता है इस प्रकार से वो रुक जाए, क्योंकि ये डैम्प्ड ऑसिलेशन क्यों होता है? रेजिस्टेंस की वजह से। तो वो रेजिस्टेंस यहाँ पर हम इस तरीके से कम कर देते हैं और उसको वेव को आगे तक बढ़ाने में हमको मदद मिलती है। हम आगे पढ़ेंगे इसमें, रेजोनेंस नाम का जो कंसेप्ट है वो आगे पढ़ेंगे। फिलहाल हमने यहाँ पर Z इक्वल टू XL माइनस XC, जिसको हम लिख सकते हैं 1 ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C। ठीक है ना? तो ये हमारा इम्पीडेंस हो गया। Thank you for staying till the end of this video. Definitely, when you will become success, whole contribution goes to your hard work. But if my videos, my lectures, my questions will help in your success, I will consider myself lucky. Please like, share and subscribe my channel that can reach more and more students. Thank you once again. Take care. Bye bye.